सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़ा टेक्निकल इशू था। ओके, हम बात करेंगे। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट अपने प्रोडक्ट का जो फीचर है दैट इज इट विल हेल्प इन अ ब्रेन फंक्शन। तो हमारे ब्रेन को फंक्शनिंग में लाने के लिए और उसकी फंक्शनिंग को बढ़ाने के लिए अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। आप यहाँ पे अगर देख पा रहे हो, ये जो साइड में ग्रीन, ब्लू, पिंक और ये जो दिखाया गया है, ये वायरस, फंगस और कैंसरस सेल्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन जो है ये सेल डिवीजन दैट इज कैंसरस सेल है, जिसकी डिवीजन कैपेसिटी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ती है। और यहाँ से अगर हम इसे 50-50% अगर देखें यहाँ के, एक सेकेंड, ओके, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो दिखाया गया है इसे स्टॉप कहते हैं हम। दिस इज वन काइंड ऑफ स्टॉप। एक सिंबल होता है जो आगे, यहाँ से आगे जा रहा है तो इसे यहाँ पे स्टॉप किया गया है। तो ये स्टॉप करने का काम करता है डीएनए डैमेज को। P53 जीन, ये एक जेनेटिक लेवल अगर हम बात करें तो एक ऐसा जीन है जो हमारे बॉडी में कैंसर को कॉज करने का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, एक्सरे निकालने के लिए आप जब भी जाते हो तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपके बॉडी के अंदर वो रेज डाल के निकाला जाता है। सही है। ऐसा नहीं होता कि आपको 5 मिनट के लिए आपका हाथ वहां पे एक्सरे के लिए और एक्सरे निकालते रहे हैं, ऐसा नहीं होता। क्यों? हमारे बॉडी में के अंदर एक जीन प्रेजेंट है जिसका नाम है P53 जो यहाँ पे दिया है। ये कैंसर को एनहांस करने का काम करता है। अगर ये जीन एक्टिवेट हो गया तो आपके बॉडी में कैंसर 110% होता है, जहाँ पे ये एक्टिवेट हुआ है उस जगह पे। तो इसीलिए, और ये जो रेडिएशंस होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हो या फिर ये गामा रेज हो, ये जो भी रेडिएशंस हैं, वो अगर इस जीन के ऊपर स्ट्राइक हो और उसे अगर वो एक्टिवेट कर दें तो आपके बॉडी में कैंसर होगा। और इसीलिए डॉक्टर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, 10 सेकेंड से भी कम समय में एक्सरे निकाल के आपके वो रेज बंद कर देते हैं। ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर ये जो ब्रेन की एबिलिटी है, किसे कितना ज्यादा देना चाहिए या फिर किसे कम करना चाहिए, फिर खत्म करना चाहिए, उस एबिलिटी को बढ़ाने का काम अपना प्रोडक्ट बहुत खूबी से करता है। दूसरा, सेल डिवीजन। अगर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ऐसा कोई भी पैथोजन जो हमारे बॉडी में डिसीज कॉज करने के लिए तत्पर रहता है, उसके सेल डिवीजन को, उससे उसकी ग्रोथ को, उसे उसे जो बढ़ने की क्षमता है उसे कम करने का काम भी हमारे बॉडी से किया जाता है। और इसे वाइस वर्सा अगर हम देखें तो ये अपने बॉडी में क्या क्या पॉजिटिव काम करता है, यहाँ पे अगर देखो तो इस एरो को हम स्टिमुलेशन कहते हैं, यहाँ पे बढ़ावा, जिसे वो एक्टिविटी या फिर प्रोसीड करने का काम करता है। तो सबसे पहले बी सेल डिवीजन दैट इज इम्यूनिटी के अंदर बहुत अच्छे से काम करता है। टी सेल एक्टिवेशन, जिसे हम फाइटिक सेल कहते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर आता है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है। और बढ़ने का रीजन ये होता है कि ये जो टी सेल्स हैं ये उसे गोलियों के जैसा भूनने का काम करती है, जिसे पकड़ के मारने का काम करती है। तो हमारे बॉडी की जो फंक्शनिंग है उस फंक्शनिंग को बढ़ाने का काम, और जो डैमेज्ड पार्ट है उसे कम करने का काम यहाँ पे कम करने का काम करता है, तो यहाँ पे बढ़ाने का काम अपने प्रोडक्ट से, ये जो एबिलिटी है हमारी ब्रेन की, उस एबिलिटी को बढ़ाने का काम ये करता है। इसके बाद दूसरे अगर हम देखें तो दैट इज इफेक्ट्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, आप रात में सोते हो और सोने के बाद अगर आपको मच्छर काटे तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली वहां तक जाता है। इसका मतलब हमारे ब्रेन में अभी भी वो ताकत है कि वो हमारे पूरे एंटायर बॉडी को कंट्रोल कर सके। करेक्ट। तो ये कंट्रोलिंग मैकेनिज्म जो है, ये कंट्रोलिंग मैकेनिज्म अगर कम हो गया तो धीरे धीरे सेंसेशन कम हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके बॉडी के कौन से हिस्से को क्या हो रहा है, जिसे हम पैरालिटिक भी कह सकते हैं। तो आगे आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये क्या काम करेगा, तो हम अभी इसे थोड़ा सा जूम करके मैं बताऊंगा आपको ये कैसा काम करता है। तो यहाँ पे आप देखो ये हमारा ब्रेन का हिस्सा है जो ये काम करता है। सबसे पहले इन्फ्लेमेशन के लिए ये दो काम करते हैं। ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स है। मैं चाहता हूँ कि आने वाले कुछ समय के बाद ये टेक्निकल वर्ड्स भी, जैसे ये IL है जिसे इंटरल्यूकिन्स हम कहते हैं, ये TNF है जिसे हम ट्यूमर न्यूक्रोसिस फैक्टर कहते हैं, ये अल्फा पार्ट है उसका। तो ये जो टेक्निकल थिंग्स हैं ये भी आने वाले कुछ दिनों में आपको समझ में आना चाहिए। इस तरीके से हम आगे वाले कुछ दिनों में ये प्रिपरेशन करेंगे।
तो इन्फ्लेमेशन, इसे सिंपल लैंग्वेज हम कहेंगे, अगर सूजन हमारे बॉडी में अगर कहीं पे मार लगे तो वो जो जहाँ पे मार लगता है वो सेल्स खराब होती हैं, उसके अंदर का टॉक्सिसिटी बाहर आती है, तो वहाँ पे सूजन आती है जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और वो इस तरीके की सूजन होती है जहाँ पे हमें तकलीफ होती है, वहाँ पे यह काम करता है। दूसरा है न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर का मानना यह होता है कि हमारे ब्रेन से जो न्यूरॉन्स आगे पास होती हैं उसका ट्रांसमिशन, वो आने वाले कुछ स्लाइड्स के अंदर हम बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। उसके बाद ये काम करता है सिग्नल्स पाथवे। आपको पता है हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के अंदर नहीं रहा तो हम क्या बोलेंगे, पेड़ के तरह बन जाएंगे, सीधा एकदम, नो फोल्डिंग्स, कहाँ पर भी मूवमेंट हमें देखने नहीं मिलेगी। आज अगर मेरे ये फिंगर्स मूव कर रही हैं, यहाँ से ये बेंड हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का काम हो रहा है। तो हमारे सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड से हमारी सेल मेम्ब्रेन बनती है, और 10-12 लिपिड्स के बाद एक कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉक आता है, फिर लिपिड्स का ब्लॉक, फिर कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीजें होती हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं रहा तो ये जो लिपिड के बाइलर है एक दूसरे को मूव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अगर कोलेस्ट्रॉल है, अगर आप मैंने फोल्ड किया तो कोलेस्ट्रॉल इसको उधर ढकल देगा ताकि यहाँ से आगे मूवमेंट मिले, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, तो उसके लिए कोलेस्ट्रॉल का रहना बहुत जरूरी है। तो अभी ये हम तो चीज खाते हैं, वो तो जाती है पेट के अंदर, इंटेस्टाइन्स के अंदर, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद उसे एब्जॉर्ब करने के बाद वो हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही जाना चाहिए। ये किस तरीके से होता है, तो उसे हम कहते हैं सिग्नल का पाथवे, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे सिग्नलिंग पाथवे। वो सिर्फ और सिर्फ वहीं पर जाएगा। इसका मतलब मैं ऐसा नहीं कहता कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर नहीं रहता, ब्लड के अंदर भी होता है, और जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट होने की चांसेस होती हैं। मैं समझाना यह चाहता हूँ कि ये सिग्नल पाथवे का मानना ऐसा होता है कि जो चीज जहां जानी चाहिए उसके ऊपर एक टैग लिया जाता है, उसके ऊपर एक सिग्नल दिया जाता है कि तूने सेल मेम्ब्रेन के पास ही जाना है, तो वो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन के पास जाएगी। तो वो जो इफिशियंसी है हमारे ब्रेन की, उसे बढ़ाने का काम करना। दूसरा है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मानना ऐसा होता है कि जो अनवांटेड सेल्स हैं, जो अनवांटेड थिंग्स है हमारे बॉडी के अंदर, उसे कट करना, तो उसके तोड़ फोड़ देना और तोड़ के उसे बाहर निकाल देना, तो इसे हम कहते हैं एपोप्टोसिस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसके बारे में हमने शुरुआत में ही बहुत अच्छी डिस्कशन की है। तो ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें को और इम्प्लीमेंट करने के लिए और अच्छी तरीके से बढ़ाने के लिए अपना प्रोडक्ट काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिया है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वोल्टेज, यहाँ पे ठीक है, ये आगे बात करेंगे हम। तो ये तीसरा इफेक्ट अपने प्रोडक्ट का, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत अच्छे से काम करता है। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो अभी हम जो बात करेंगे ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सॉरी, ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, ये हमारे बॉडी का एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, और ये दो न्यूरॉन को एक दूसरे से जकड़ के रखने के लिए जो आयन काम करता है उसका नाम है मैग्नीशियम। ये है मैग्नीशियम। तो अभी हमारे बॉडी में मैग्नीशियम क्यों लगता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट नेचर का जो लॉ है वो इस तरीके से काम करता है, हर सजीव में वो काम करता है, इस तरीके से काम करते हैं कि जहाँ पे एनर्जी सेव करनी है उसे वो सेव करेगा ही, जहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पे एनर्जी खर्च की जाएगी, और जो लेस इंपॉर्टेंट है वहां पे एनर्जी हमारी बॉडी खर्च नहीं करती। ठीक है, और इसी वजह से कोमा, जो आपको पता होगा, कोमा में आप हो, इसका मतलब आपका ब्रेन वर्किंग में है, आप चल फिर नहीं पा रहे, सबसे ज्यादा एनर्जी आपके ब्रेन को लग रही है, तो बॉडी आपके ब्रेन को ही सबसे ज्यादा एनर्जी देगी, बाकी सब चीजें नहीं देगी। तो ये नेचर का लॉ है, और हमारे बॉडी के अंदर इसी लॉ के तहत काम किया जाता है। मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो न्यूट्रिएंट्स के रिगार्डिंग हम इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन के अंदर काम करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये मैग्नीशियम। यहाँ पे आप देखते हो कैल्शियम सोडियम भी यहाँ से काम कर रहा है, यहाँ से पोटेशियम भी काम कर रहा है। तो ये न्यूट्रिएंट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे रोजमर्रा के खाने पीने से मिलने चाहिए, मगर आज के डेट में नहीं मिल पा रहे हैं, और इसीलिए कुछ ना कुछ डिसीजेस और डिसऑर्डर्स हमें आजकल दिखाई दे रही है। तो ये दो न्यूरॉन को एक दूसरे को जकड़ के रखने के लिए काम करते हैं। यहाँ पे ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है जो अपने प्रोडक्ट से बहुत अच्छा मिलता है, यहाँ पे भी एक अमीनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है।
तो अभी हम बात करते हैं ये डायग्राम की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां मैं सब लोगों का कंसंट्रेशन खींचना चाहता हूं उस जगह पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो मैंने बोला था कि हम आने वाले स्लाइड्स के अंदर देखेंगे, ये न्यूरोट्रांसमीटर माने हमारे ब्रेन से जो इम्पल्सेस निकलती हैं वो हमारे ऑर्गन को पता चलना और हमारा ऑर्गन उस तरीके से काम करना। मच्छर काट रहा है तो सेकंड्स के अंदर हमारा हाथ वहां पे जाता है, इसका मतलब ये न्यूरोट्रांसमीटर कितनी ज्यादा तरीके से काम करती है। आप हमारे सोच के बाहर का स्पीड है ये, ठीक है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये सिग्नल्स एक दूसरे को पास ऑन किस तरीके से की जाती है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये जो येलो कलर है ये एक न्यूरॉन है, इसे इस तरीके से, इसे हमने इस तरीके से बताया है अभी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक न्यूरॉन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये दूसरा न्यूरॉन यहाँ पे है। तो ये जो छोटे छोटे व्हाइट बबल्स हैं, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट है, इसके अंदर सिग्नल प्रेजेंट है हमारी सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। ये सिग्नल्स प्रेजेंट है, और ये दो न्यूरॉन्स के अंदर जो गैप है, इस गैप को हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जिसे हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। होता क्या है, एक न्यूरॉन यहाँ पे है, दूसरा न्यूरॉन अगर एक दूसरे को चिपका हुआ अगर रहा तो ये सिग्नल इसी न्यूरॉन के अंदर जाएगा। अगर ऐसा होता तो हमारे बॉडी को रिएक्ट करने के लिए टाइम बहुत ज्यादा लग सकता है, आप समझ पा रहे हैं। मगर इस न्यूरॉन के अंदर से अगर सिग्नल बाहर आ गया, और यहाँ पे एक न्यूरॉन, यहाँ पे सैकड़ों न्यूरॉन्स है, हजारों हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स वहां पे प्रेजेंट है, और एक सिग्नल अगर यहाँ से बाहर आए तो ये सभी सिग्नल्स उसे कैप्चर करेंगी। तो अगर चिपका हुआ अगर रहता तो वो एक दूसरे से एक दूसरे के अंदर ही पास ऑन किया जाता, मगर यहाँ पे एक है और यहाँ पे सैकड़ों है, तो वो जो सिग्नल है वो बहुत सारे इसके अंदर वो एनगल्फ करता, और इसी वजह से हमें बहुत सेकेंड्स के अंदर हमारी रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। दैट इज अ फीचरिस्टिक कैरेक्टर ऑफ आवर न्यूरोट्रांसमीटर और आवर ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। तो हमारे बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कैल्शियम। तो अभी कैल्शियम के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, किस तरीके से यह काम करता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कैल्शियम गेटेड, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल, ये दरवाजा है। इन सिग्नल्स को अगर बाहर जाना है इस तरीके से, तो ये दरवाजों ने ओपन करना चाहिए। तो ये तभी ओपन होंगे जब कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे ब्रेन से जो न्यूरॉन्स निकलती हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो सिग्नल्स निकलती हैं, वो सिग्नल्स हमारे एंटायर बॉडी के अंदर जाना, और उन सिग्नल्स को हमारे ऑर्गन्स ने रिएक्ट करना, इसके लिए इंपॉर्टेंट कौन है, कैल्शियम, और दूसरा इंपॉर्टेंट कौन है, मैग्नीशियम। तो कैल्शियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, अगर कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम हुआ, कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा नहीं है, तो ये डोर ओपन होंगे नहीं, ये एज इट इज बंद ही रहेंगे। जब तक ये ओपन नहीं होंगे, जब तक सिग्नल बाहर नहीं आएगा। अगर सिग्नल बाहर नहीं आ गया तो हमारे ऑर्गन्स को पता नहीं चलेगा, ऑर्गन्स को पता नहीं चला तो हमारे ऑर्गन्स उसे रिएक्ट नहीं करेंगे, सिंपल। तो इसे दूसरी लैंग्वेज में हम कहते हैं पैरालिसिस, ठीक है। इसका मतलब हमारे ब्रेन से हमारे ऑर्गन्स के ऊपर कंट्रोलिंग ना कर पाना। और इसके लिए वन ऑफ द कैरेक्टर, वन ऑफ द थिंग, बहुत सारे हो सकते हैं, मगर उसमें से सबसे अहम कौन सा है, कैल्शियम की अवेलेबिलिटी। और आज के हमारे खाने पीने में कैल्शियम की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। पहले अगर हम बात करें, हमारे दादाजी के जमाने की अगर बात करें, तो सबके घर में पान पुड़ा रहता था, पान खाते थे सभी लोग, उसके अंदर चूना लगाते थे, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, वो हम लगाते थे। दैट इज द बेस्ट थिंग ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का सबसे ज्यादा बहुत बढ़िया वो स्रोत था। हमने हमारे प्रोडक्ट के अंदर पेड़ का जो डिंग बोलते हैं, जो गोंद बोलते हैं ना, वो यूटिलाइज किया है, पीला और सफेद, और गिलोय इसके अंदर यूटिलाइज किया। दैट इज अ बेस्ट वेल नोन सोर्सेस ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम की अवेलेबिलिटी को ओवरकम करेंगी। तो अभी क्या होगा, कैल्शियम अगर आपके बॉडी के अंदर ज्यादा होगा तो यहाँ पे कैल्शियम ज्यादा होगा। अगर मेरे बॉडी के अंदर कैल्शियम मिला ही नहीं, मेरे खाने पीने से कैल्शियम आ ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर तो कैल्शियम की जरूरत है। सभी लोगों को यही पता है कि कैल्शियम मेरे बोन्स को लगता है, करेक्ट है, बोन को तो लगते ही है, मगर बोन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ लगते हैं, हमारी ब्रेन के अंदर, ठीक है। आपके बोन्स खराब हो गए तो आप एक जगह से उठ नहीं पाओगे, मर नहीं जाओगे, उठ नहीं पाओगे। मगर आपका ब्रेन डेड हो गया तो आप, आपके बोन्स कितने भी अच्छे रहे तो आप जी नहीं पाओगे, करेक्ट।
तो यहाँ पर भी हमारे नेचर का वही लॉ काम करता है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट है वहीं पे एनर्जी सबसे ज्यादा दी जाती है। तो हमारे बॉडी में ब्रेन के अंदर कैल्शियम की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो ब्रेन क्या करेगा, हमारे हड्डियों में से कैल्शियम को लेना शुरू करेगा, जिसे हम कहते हैं अर्थराइटिस, जिसे हम कहते हैं बोन्स का पेन होना। ठीक है, और इसे एज इट इज जगह पे अगर हमने इसे रोका नहीं तो धीरे धीरे ये अलग डिसीज के ऊपर जाता है, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जिसके ऊपर आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम ऑस्टियोपोरोसिस और अर्थराइटिस के अंदर एक स्पेशल जूम लेंगे, जहां पे हम और अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस या फिर कैल्शियम की डेंसिटी किस तरीके से होती है, उसे समझना कैसा चाहिए, वो हम आने वाले कुछ सेशंस में देखेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि कैल्शियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे ब्रेन को है। अगर नहीं मिल पाया तो वो हमारे हड्डियों से लेता रहेगा, तब तक लेता रहेगा जब तक हड्डियों में जान है। और इसीलिए जैसे जैसे उम्र हमारी बढ़ती है वैसे वैसे हमारी हड्डियां कमजोर होती है। क्यों? तो वो कैल्शियम हमारे ब्रेन के लिए काम कर रहा है। अगर कैल्शियम की अवेलेबिलिटी हमारे बॉडी में ज्यादा है तो सबसे पहले वो ब्रेन को देगा, ब्रेन को कितना चाहिए उतना, अगर उससे ज्यादा अगर है तो ब्रेन का निकाल लेगा और बाकी का हमारे बोन्स के अंदर वो डिपॉजिट करता रहेगा। और अपने प्रोडक्ट के अंदर कैल्शियम की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको मिलेगी। इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, किसी भी तरीकों के हड्डियों के जो भी पेन्स हैं वो बहुत कम दिनों में कम होने की संभावना अपने प्रोडक्ट से मिलती है। तो इसके बाद हम अगली स्लाइड के अंदर जाएंगे। दैट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन, दैट इज द प्राइम मोटो ऑफ आवर प्रोडक्ट। ये हमारे प्रोडक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट मोटो था बनाने के पीछे, जो हमारी पूरी एक साइंटिफिक टीम हमारी है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये एक मेल्स के अंदर, पुरुषों के अंदर सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी को कम करने का डिसीज है। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की तो 80 to 85% ऐसे लोग हैं जो इस समस्या से पीड़ित हैं। तो इसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली अपने प्रोडक्ट से सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट होती है इन मेल्स। इसे हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे हमारे एलोपैथिक मेडिकेशन से। अगर एलोपैथिक मेडिकेशन अगर हम लें तो हमारे बॉडी के जो टेस्टोस्टेरोन की जो लेवल है उस लेवल को बिना कंट्रोल किए वो बढ़ाएगा, दैट इज एक्साइट करेगा। एक्साइट का मानना ऐसा होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे सेकंड्स में जाना। अपने प्रोडक्ट एक्साइटर नहीं है, ये एक्साइट नहीं करेगा, ये एनहांस करेगा। एनहांस का मतलब धीरे 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 बढ़ाएगा ताकि हमें समझ में आए कि वो उसकी लेवल कौन सी है। ठीक है, तो अपने प्रोडक्ट से एनहांसिंग होगी हमारे बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की। टेस्टोस्टेरोन ये सिर्फ सेक्सुअली ऑर्गन्स को ही काम नहीं करता, टेस्टोस्टेरोन हमारे बॉडी में मसल बिल्डिंग का काम करता है, हमारे इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का काम करता है, हमारी जो स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाने का काम करता है। जो हमारी ओज बोलते हैं हम, किसी को देखने के बाद जो लगता है कि जो तेज दिखता है उनके मुंह पे या फिर उनके बॉडी के अंदर, ऐसा लगता है कि क्या आदमी है, वो भी टेस्टोस्टेरोन का काम है। तो अपने प्रोडक्ट से इसे बहुत अच्छी तरीके से अपलिफ्टमेंट मिलती है। इसे बढ़ाने के लिए हमने किसी भी तरीके का स्टेरॉइड, किसी भी तरीके का केमिकल, किसी भी तरीके का ड्रग इसके अंदर हमने यूटिलाइज नहीं किया है। दिस इज परफेक्टली 110% हर्बल एंड आयुर्वेदिक मेडिकेशन या फिर न्यूट्रिएंट्स, जो उसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली काम करती हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ऊपर। इससे हमारे बॉडी का नेचुरल एक्साइटमेंट लेवल अगर हमारी बढ़ जाए तो टेम्परेचर बढ़ता है, हार्ट बीट हमारी बढ़ती है, ब्लड प्रेशर भी हमारा बढ़ता है। मगर हमारे हार्ट बीट 100 के ऊपर नहीं जाती, और अपना प्रोडक्ट लेने के बाद भी आपकी हार्ट बीट 100 के ऊपर नहीं जाएगी। और आपने एलोपैथिक मेडिकेशन का यूटिलाइज किया तो वो 110 से 120 से ऊपर भी जा सकती है। और जब भी आपकी हार्ट बीट 120 के ऊपर जाएगी तो आपको कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस नॉर्मल पीपल से 85% ज्यादा बढ़ती है, कार्डियक अरेस्ट की चांसेस। और इसीलिए वियाग्रा जैसे एलोपैथिक मेडिकेशन जो भी लोग यूज करते हैं, और आपने सुना भी होगा कि वो मेडिकेशन की वजह से कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बहुत ज्यादा है। अपने प्रोडक्ट से ये चीजें नहीं हो सकती और बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो दूसरा है दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि हमारी खुद की बॉडी, योर इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक्स योर ओन बॉडी। इसका मतलब आपकी खुद की इम्यूनिटी आपके बॉडी के ऊपर ही अटैक करती है फॉरेन पार्टिकल समझ के, जिसे ऑटोइम्यून डिसीजेस कहते हैं। और इस डिसीजेस को बढ़ाने में सबसे ज्यादा रोल जो प्ले करते हैं वो एटमॉस्फेयर है, हमारे खाने पीने के तरीके हैं, और हमारा
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली जो रेडिएशन के अंदर हम रहते हैं, ये 3 चीजों से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आज की जिंदगी में बहुत ज्यादा है। एग्जांपल अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे कि हाँ, ये 20-25 साल पहले ये डिसीजेस इतनी ज्यादा हमें सुनने नहीं मिलती जितनी आज हमें सुनने मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट थायराइड, उसके बाद ब्रेन के अंदर जो थोड़ा सा प्लस माइनस होना, फॉर एग्जाम्पल अल्जाइमर कहेंगे, आधा हिस्सा दर्द करना, या फिर पार्किंसन, हाथों का पैरों का हिलना। उसके बाद अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स, अगर आप बैठे हो तो उठते बराबर आपको थोड़ा सा पेन होना, या फिर ऐसा लगना कि अरे यार मैं डेजीनेस फील होना। मसल्स का फाइब्रोसिस, इसे फाइब्रोसिस के तहत हम ये कहेंगे कि मसल का बिल्डिंग ना होना, मसल्स मजबूत ना होना। एग्जाम्पल अगर कैसे देखेंगे हम, आपके अगर बाइसेप को आप ऐसा थोड़ा सा टच पुश करोगे तो ये अगर कंटिन्यूसली हिलता रहेगा, ऐसा ऐसा वाइब्रेशन करता रहेगा, तो इसका मतलब आपके मसल्स के अंदर वो जान नहीं है जो होनी चाहिए। वो भी एक तरीके का एटम डिसीज है। स्किन हो, लंग्स हो, नर्व्स हो, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ये तो आज की डेट में मेरे ख्याल से 90 से भी ज्यादा % लोगों के अंदर ये डिसीज हुआ है। पेट की समस्याएं, एसिडिटी हो, गैसेस हो, पेट का फूलना हो, कब्ज हो, डाइजेशन के रिलेटेड समस्याएं, वो सब चीजें, ब्लड रिलेटेड भी, तो इन सभी चीजों को हम कहते हैं एटम डिसऑर्डर्स। और एटम डिसऑर्डर के ऊपर अपना प्रोडक्ट बहुत लाजवाब तरीके से काम करता है। किसी भी तरीके के एटम डिसीजेस हो, चाहे वो ब्लड हो, सबसे इंपॉर्टेंटली आपके बॉडी के अंदर पहले 5 से 7 दिनों से बॉडी के ब्लड को वो प्यूरिफाई करना शुरू कर देगा। अगर आपके ब्लड अगर प्यूरिफायर हो गया तो किसी भी तरीके के स्किन डिसीजेस आपको हो नहीं सकते, अगर आपका ब्लड प्यूरिफाई होता है तो। और अपना प्रोडक्ट आपके ब्लड को बहुत बेहतरीन तरीके से प्यूरिफाई करने का काम करता है। और इसी तहत हमारे प्रोडक्ट के जो टेस्टिमोनी है, वो सोराइसिस जैसे जिन लोगों को सोराइसिस बहुत सालों से है, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में उनके अंदर बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट हमें देखने मिली। एक केस ऐसी है कि 7 से 8 दिन के अंदर 90% सोराइसिस कम हुआ है। गैंग्रीन जो शुगर पेशेंट्स के अंदर पाई जाती है, उनके अंदर भी बहुत लाजवाब तरीके से हमें रिजल्ट देखने मिले। इसके बाद अगर हम बात करें, दैट इज एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमने कुछ कैंसर्स के ये दिए हैं, जिसे हम कहते हैं कि क्या बोलेंगे, दैट इज अलग अलग कैंसर के अलग अलग रूप। फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक कैंसर, पेट की समस्याओं का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जो फीमेल्स के अंदर आज के डेट में बहुत ज़्यादा तरीकों से देखने मिल रहा है, कोलन कैंसर, वो हर इंसान के अंदर ये होने की चांसेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। लंग कैंसर, जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या फिर पोल्यूटेड एरियाज में रहते हैं जहाँ पे एयर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, जो ज़्यादा प्रदूषित है। लीवर, खाने पीने के तरीकों से लेके, खाने पीने की चीज़ों से लेके, ड्रिंकिंग, ये सब चीज़ें इसके ऊपर कारणीभूत है। उसके बाद डीएनए डैमेज, ये भी एक अलग कारण हो सकता है कैंसर होने का। बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं फॉरेन के, उनका कहना ऐसा है कि आप अगर 100 साल जीते हो तो आपकी मौत कैंसर की वजह से ही होगी। अगर उसके पहले आपकी मौत हो गई, इसका मतलब आप कैंसर से बच गए। कहने का तात्पर्य ये था उनका, कि बहुत अच्छे आर्टिकल्स उन्होंने लिखे थे। इसका मतलब ये है कि 110% लोगों को कैंसर होने की संभावना आज की जिंदगी में है। आप थोड़ा सा इसके ऊपर गौर फरमाएं। और अपने प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है। ऐसा कहा जाता है अपने प्रोडक्ट की रिगार्डिंग की, ये तो आपके बॉडी को सबसे पहले अल्कलाइन बनाएगा, हमारे बॉडी के ऑर्गन में जो पीएच होना चाहिए उस पीएच को मेंटेन करेगा, इस तरीके से मेंटेन करेगा कि आपके बॉडी के हर ऑर्गन का पीएच बैलेंस में रहेगा। हमारे ब्लड का पीएच होता है 7.35 टू 7.45, दैट इज स्लाइटली अल्कलाइन। पहचानोगे कैसा इसे, अगर 5 साल से कम उम्र के बच्चों का ब्लड अगर आप देखो तो वो बहुत पिंकिश होता है, गुलाबी कलर का होता है। 15 से 20 साल का अगर देखो तो वो थोड़ा सा रेडिश होने लगता है। 25 से 30 साल के अंदर अगर आप जाओ तो वो और ज्यादा डार्क रेड होगा। और 40 से ऊपर साल के अगर ब्लड देखो आप उन पर्सन के अंदर का, तो वो डार्क चॉकलेटी होता है। इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर एसिडिक कंडीशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और एसिडिक कंडीशन में हर तरीके का कैंसर, हर तरीके का पैथोजन बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होता है, बहुत अच्छी तरीके से रहता है, उसका घर बहुत सुंदर होता है अगर आपकी बॉडी एसिडिक रही तो। अपना प्रोडक्ट आपके बॉडी को 15 से 20 दिनों के अंदर अल्कलाइन में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी अल्कलाइन बन जाए तो किसी भी तरीके का पैथोजन अल्कलाइन कंडीशन में जिंदा नहीं रह पाता। कैंसर सेल्स तो 1 सेकेंड के लिए भी उस एटमॉस्फेयर के अंदर जिंदा नहीं रह पाती जहाँ पे
अल्कलाइन कंडीशन बहुत बेहतरीन तरीके से है। तो इसका मतलब कैंसर से बहुत अच्छी तरीके से हम बच सकते हैं अपना प्रोडक्ट अगर आप रेगुलरली यूज करते हो तो। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे। जो मैंने सिग्नल्स बताया था, ये हमारी सेल, ये सेल मेम्ब्रेन अगर हम देखें ऊपर की, ये सेल मेम्ब्रेन अगर हम देखें इस तरीके की, तो ये हैं हमारे रिसेप्टर्स। जो सिग्नल, ये सिग्नल है, ये सिग्नल यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे सिग्नलिंग कैस्केड होती है हमारे बॉडी के अंदर, पता चलता है क्या करना चाहिए। सैपोनिन एक बहुत अच्छा तरीके का एंटी कैंसर है। तो यहाँ पे ये जो सिग्नलिंग पास हुए हैं इसकी वजह से इसे हम कहते हैं एपोप्टोसिस। तो ये एपोप्टोसिस को प्रोसीड करता है, एक्टिवेट करता है। एपोप्टोसिस का मतलब जो भी सेल्स है उन सेल को टुकड़ों टुकड़ों में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये हमारे सेल के अंदर बहुत अच्छी तरीके से फॉर्म करता है। इसके बाद तो अपना प्रोडक्ट किस किस तरीकों से काम करता है, क्या क्या इसके अंदर फीचर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस तरीके के डिसीजेस और डिसऑर्डर के अंदर ये काम करता है। तो सबसे पहले कैंसर के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आज की डेट में हमारी 40 to 45% है ओनली। तो ये एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑलमोस्ट 80 to 85% तक ये बढ़ाएगा अपना प्रोडक्ट, और बहुत अच्छी तरीके से बनाता है। 7 से 8 दिन के अंदर, विद इन ए वीक, आपके डाइजेशन में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। आपको खाना कम जाएगा मगर आपको भूख ज्यादा नहीं लगेगी। इसका मतलब आपकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत अच्छे से बढ़ गई है। आपका शरीर आप जो भी खा रहे हो उसे बहुत अच्छी तरीके से पहुंचाने का काम कर रहा है। उसके बाद अर्थराइटिकल पेन्स, इसके अंदर जितने भी तरीकों के पेन हो, स्पॉन्डिलोसिस हो, माइग्रेन हो, फिजिकल पेन्स हो, मसल क्रैम्प्स हो, मसल पेन हो, ये सभी तरीके के पेन के अंदर काम करता है। डिप्रेशन, जिसे हम मूड स्विंग्स भी कहते हैं, आज के डेट में युवाओं में ये बहुत ज़्यादा तरीके से देखने मिल रहा है, इसके अंदर भी ये काम करता है। स्किन डिसऑर्डर, ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा तो ये भी काम करेगा। पार्किंसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर एलोपैथी मेडिकेशन के अंदर किसी भी तरीके का मेडिसिन नहीं है, अपना प्रोडक्ट इसके अंदर भी बहुत अच्छे से काम करेगा। ब्लड रिलेटेड इश्यूज, ये ब्लड वेसल है, आई होप आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर ये एक बड़ा क्लॉट है। क्लॉट माने यहाँ से आपके खून को वो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो ऐसे क्लॉट अगर आपके बॉडी के अंदर हैं, हर इंसान के अंदर ये क्लॉट्स रहते हैं। 30 to 35% ब्लॉकेजेस एवरी ह्यूमन बींग के अंदर पाई जाती है। 30 से 35% ब्लॉकेजेस हमारे बॉडी के अंदर होते ही हैं। तो ये जो ब्लॉक है यहाँ पे, इसे निकालने का काम भी अपने प्रोडक्ट से बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। इसके बाद ऐसे ऑर्गन्स, जिस ऑर्गन के अंदर अपना प्रोडक्ट काम करता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। ये इम्पल्सेस हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये सिग्नल, ये बहुत शॉर्ट, ये जो है ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो भाग, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, यहाँ से सिग्नल पास होगा। तो ये एक दूसरे को इतनी ज्यादा तरीके से प्रेजेंट होती है, एक सिग्नल आ गया कि ये हजारों न्यूरॉन्स इसके कैप्चर करने का काम करते हैं, और इसी वजह से फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर हम रिएक्शन दे पाते हैं। हार्ट के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल घटाने का काम करेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, हार्ट की पंपिंग रेट को मेंटेन करने का काम करेगा, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, इसका मतलब ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसे भी बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। लीवर के लिए बहुत अच्छा है, इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा है, लंग्स के लिए भी बहुत अच्छा है, इनफर्टिलिटी के अंदर भी काम करता है, ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर भी काम करता है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट मैं मेरे 3.5 साल की लड़की को भी देता हूँ। ऐसा कहा जाता है की मराठीमध्ये एक म्हण आहे की जर बुद्धीचा वापर नाही केला तर बुद्धी हळूहळू कमी होते, आणि ते खरंच आहे। इसका मतलब ऐसा होता है कि जैसे जैसे आप न्यूरॉन्स को यूटिलाइज नहीं करोगे वैसे वैसे वो न्यूरॉन्स डीजेनरेट होते हैं। तो अपना प्रोडक्ट न्यूरो डीजेनरेटिव डिसीजेस के अंदर भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। तो अभी हम बात करेंगे कि अपना प्रोडक्ट लेना, मैं मेरी स्क्रीन स्टॉप करता हूँ, आई होप ये प्रेजेंटेशन तो मेरा खत्म हुआ है, तो अभी हम बात करेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट है ये किस आई थिंक किन पर्सन ने इसे नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले ऐसे पेशेंट्स जो डायलिसिस के अंदर हैं, डायलिसिस जिनका शुरू है, उन्हें हम अपना प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं कर पाते, नहीं दे सकते। एक तो उनके बॉडी के अंदर प्यूरिफिकेशन की समस्या है, उनकी बॉडी, उनकी किडनी खुद के ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर सकती, उसे बाहर निकाल कर प्यूरिफाई करके बॉडी के अंदर भेजना पड़ता है। अगर हम हमारा प्रोडक्ट उन्हें दें तो उनके प्यूरिफिकेशन में तकलीफ हो सकती है, तो इसीलिए डायलिसिस के पेशेंट को हम अपना प्रोडक्ट कभी भी रिकमेंड नहीं कर सकते। मैं तो यह कहूँगा कि जिनकी किडनीज, जिन पेशेंट्स की किडनीज ऑलमोस्ट 70%
अगर खराब है, 30% भी वर्किंग है तो हम अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं। 30% से कम अगर वर्किंग उनकी शुरू हो जाए तो उन्हें अपना प्रोडक्ट हम नहीं रिकमेंड कर सकते। उसके बाद दूसरा, जिन महिलाओं के अंदर पीरियड्स शुरू हैं वो 5 दिन हम उन्हें नहीं दे सकते हैं। उसके बाद प्रेग्नेंट अगर है लेडी तो वहाँ पर भी हमें नहीं देना है। और सबसे लास्टली, जब मिल्चिंग पीरियड होता है, फीडिंग पीरियड होता है, इसका मतलब जब महिलाएं दूध पिलाती हैं बच्चों को, जब तक दूध पिलाती हैं तब तक भी हमें अपना प्रोडक्ट उन्हें नहीं देना है। बच्चों की अगर बात करें तो जब बच्चे बाहर का खाना पीना शुरू करते हैं मेरा मतलब है कि जब वो चॉकलेट्स वगैरह खाना शुरू करते हैं तो उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ती है, तब हम अपना प्रोडक्ट उन्हें दे सकते हैं। जैसा हम शहद चटाते हैं मुंह में, तो वैसा अपना प्रोडक्ट हम चटा सकते हैं छोटे बच्चों को। जब फीमेल्स की एज 50 साल से कम है, जिसे मोनोपॉज अब तक नहीं आया है, फर्टाइल वुमन है, तो उन्हें दिन में 2 बार ये प्रोडक्ट लेना है, जो हम आधा चम्मच बोलते हैं। एक बार उन्हें आधा चम्मच नहीं देना है। 1/4 टेबल स्पून सुबह, 1/4 टेबल स्पून शाम में। 100% उन्हें स्प्लिट करके देना है। फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये 2 हार्मोन्स ऐसी होती हैं जिन हार्मोन्स के ऊपर उनकी एंटायर बॉडी डिपेंडेंट होती है। तो अगर हार्मोन का इम्बैलेंस अगर हो जाए तो उसे किसी भी तरीके के मेडिकेशन से हम बैलेंस नहीं कर पाते। ठीक है, तो अपने प्रोडक्ट के अंदर हीट बहुत ज़्यादा है, एसिडिटी अच्छे से बढ़ती है। फीमेल्स के अंदर पहले से ही हीट का जनरेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। अगर हीट ज़्यादा बढ़ जाए तो ईस्ट्रोजन के अंदर कुछ पेप्टाइड चेन ऐसी हैं जो हीट सेंसिटिव है, हीट ज़्यादा बढ़ जाए तो वो डीनेचर हो जाएगी और उसे फिर से रीनेचर करना दैट्स इम्पॉसिबल। तो इसीलिए महिलाओं को सुबह 1/4 टेबल स्पून, 2 से 2.5 ग्राम, और शाम में 2 से 2.5 ग्राम। अगर आपको वो समझ में नहीं आता है कितना होता है, तो चम्मच जहां हम पकड़ते हैं उसका पिछला हिस्सा के ऊपर जितना आ जाए उसके एज के अंदर ऊपर, उतना हम ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये हमारे प्रोडक्ट लेना चाहिए, और किन्हें हम अपने प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं कर सकते। और इस ऐसे भी पेशेंट्स जिनकी एज बहुत कम है, और ऐसा मुझे कुछ फोन आया था कि एज है 5 या 6 साल का लड़का है, मगर उसे इंसुलिन लेता है, उसे बहुत ज़्यादा शुगर है। तो ऐसे लड़कों को, ऐसे छोटे उम्र के बच्चों को हम अपना प्रोडक्ट उतनी ज़्यादा तरीके से रिकमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि तो उनकी इम्यूनिटी पहले से इतनी स्ट्रांग बनी नहीं है। 2 तरह की इम्यूनिटी होती है, एक तो माँ के गर्भ के अंदर जब इम्यूनिटी उनकी तरफ से माँ के खून से मिलती है वो एक इम्यूनिटी होती है, और जब हमारा बर्थ होता है, जब हम बाहर दुनिया में आते हैं, 5 साल के अंदर जो इम्यूनिटी हमें बनती है, जिसे हम एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, वो इम्यूनिटी बनना बाकी होता है उन बच्चों के अंदर। और उसी एज के अंदर अगर उन्हें कोई डिसीज अगर हो जाए तो उसे हम कंसल्ट किए सिवा रिकमेंड मत करना। मेरा नंबर आई होप सभी के पास हो, या फिर अपने सीनियर्स को साथ आप बात कर सकते हो। तो जब भी प्रोडक्ट इन ऐसे डेलिकेट कंडीशंस में देना है तो एक बार जरूर बात करके उन्हें हम अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं। और ऐसे भी पेशेंट्स को हम दे नहीं सकते जो बाय डिफॉल्ट, माने जन्मजात जो बोलते हैं हम, पैदा होने के बाद से ही अगर उनके बॉडी के अंदर कोई समस्या है, विकलांग जिसे हम कहते हैं, उन्हें भी हम अपना प्रोडक्ट दे नहीं सकते। देकर भी कुछ फायदा, उन्हें जितना होना चाहिए उतना फायदा नहीं हो सकता। आई होप टाइम को मद्देनजर रखते हुए आज हमने प्रोडक्ट की रिगार्डिंग थोड़ी सी अच्छी जानकारी ली है। आने वाले कुछ दिनों में हम और भी बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट का वर्कशॉप या फिर ट्रेनिंग लेने का प्रयास हम करेंगे, जैसा हमने पिछली बार लिया था आर्थराइटिस के ऊपर हमने। तो आने वाले कुछ दिनों में हम फिर एक बार वो सब चीज़ें फिर से शुरू करते हैं। सो सभी का इस मीटिंग के अंदर मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। आने वाले दिनों में हम फिर से प्रोडक्ट रिगार्डिंग हम और बात करेंगे। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, 2 मिनट, और एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत बार ऐसे फ़ोन आते हैं कि सर अपना प्रोडक्ट हमें देखने मिला है, हमारा प्रोडक्ट इस तरीके से हमें देखने मिला है। मैं सभी लोगों को ये दरख्वास्त करता हूँ कि अपने प्रोडक्ट का कंपैरिजन हो नहीं सकता। ठीक है, सिंपली ये हो नहीं सकता। हमारे प्रोडक्ट के अंदर 38 से भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट है। मार्केट में ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर 60-70 इंग्रेडिएंट्स यूटिलाइज की गई हैं, और बहुत लोगों ने उसे यूटिलाइज भी किया है, चेक भी किया है। जितना भरोसा हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर करते हैं, जितना भरोसा हम इसके साइंटिफिक जर्नल्स के ऊपर करते हैं, उतना भरोसा हम बाकी किसी चीज़ के ऊपर नहीं कर सकते। मैं जो बताते हुए बहुत खुशी होती है कि अपना प्रोडक्ट हमने
नेशनल तो पूरे लगभग 32 से 33 स्टेट के अंदर अपना बिजनेस पहुंच चुका है, इसीलिए सभी का फिर से एक बार धन्यवाद मैं अदा करता हूं। इसी के साथ साथ हमने अपना प्रोडक्ट लॉस एंजल्स, यूएस, अमेरिका, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, सिंगापुर, इन दुबई, इन सभी जगहों पे अपना प्रोडक्ट हमने दिया है। और ऐसे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपना प्रोडक्ट पहुंचा है जहां पे हर एक माइन्यूट, हर एक बारीक से बारीक चीज को वहां पे चेक किया जाता है और उसी के बाद वहां पे यूटिलाइज किया जाता है। तो डिमांड अपने प्रोडक्ट की मार्केट से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें मिल रही है और मुझे बहुत खुशी होती है। इन सभी डिमांड के पीछे आप सभी लोगों का आशीर्वाद और शुभकामनाएं हमारे साथ हमेशा से बनी हुई हैं। तो अपने प्रोडक्ट का सिंपली कोई कॉम्पिटिटर आज के डेट में तो मुझे देखने नहीं मिलता। और एक दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है अपने प्रोडक्ट, अपना एक दूसरा प्रोडक्ट हम जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, दैट इज़ हेयर ऑयल। एक उसके अंदर भी आपको, जब ये लॉन्च होगा तब मैं उसके अंदर बहुत और चीज़ें आपको बताऊंगा। अभी मार्केट में हमने वो सैंपल्स दिए हैं और उसके रिजल्ट अभी आना बाकी है। कुछ कुछ रिजल्ट हमें देखने मिल रहे हैं, थोड़ा सा फिनिशिंग वर्क उसके अंदर बाकी है। जैसे ही वो आएगा मैं आपको बताऊंगा। वो प्रोडक्ट तो मिराकुलस प्रोडक्ट है। जितना मोर पावर के ऊपर मैं भरोसा करता हूँ, उससे 10 गुना ज़्यादा मैं उस प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा करता हूँ, जिसके ऊपर हमारे भी थोड़ा सा रिसर्च बाकी है। जो गंजापन होता है, बहुत सालों से बाल उग नहीं पाते, उस प्रोडक्ट के जरिए 1 महीने के भीतर ही बाल उगना शुरू हो जाएंगे। आपके 15 से 20 दिन में आपके हाथों में आपको महसूस होगा कि हाँ मुझे बाल आ रहे हैं। एक तो हम अंदरूनी माने खाने के जरिए आपको हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स देने का प्रयास कर रहे हैं, और ऊपर से एक्सटर्नली भी जब आप वो यूटिलाइज करेंगे तो उस प्रोडक्ट के उसको यूटिलाइज करने का तरीका सिर्फ रात को है। और 10 मिनट के बाद अगर आप पहुंचोगे तो आपको हाथों में भी आपको वो स्टेन नहीं दिखेगा, आपको तेल लगेगा नहीं, 100% एब्जॉर्ब हो जाएगा। जिन लोगों को सोने की गोलियां लेने की आदत है, उनकी गोलियां ऑटोमेटिकली छूट जाएगी। डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, वो भी आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा। सो ये जो प्रोडक्ट है वो अभी आने में है। ये बहुत खुशी है कि हम बहुत गिने चुने प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे, मगर ऐसे प्रोडक्ट हम लाएंगे जिसका सभी के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत अच्छा परिणाम हो, और साथ ही साथ जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें मिली है उससे हमारी वेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाए। सो इसी मद्देनजर रखते हुए मैं अभी बोलता हूँ कि अभी हम ये सेशन अभी हम यहीं पे क्लोज करते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस टाइम, गुड नाइट, थैंक यू।